नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में बात पेपर लीक मामले पर हुई सख्त कार्रवाई की कर लेते हैं। दोषियों पर एनएसए लगाने के आदेश दिए गए हैं। यूपी एसटीएफ को सौंपी गई है इस मामले की जांच। पेपर रद्द हुए हैं 24 जिलों के डीएम से रिपोर्ट तलब की गई है। जिन जिन जिलों में पेपर रद्द करने की नौबत आई वहां के जिलाधिकारी से अब रिपोर्ट तलब की गई है। सीएम ने मामले पर संज्ञान लिया और पेपर लीक मामले में जो भी दोषी पाए जाते हैं उन सबके खिलाफ एनएसए लगाने के आदेश दिए गए हैं। इससे पहले भी पेपर लीक के मामलों में हमने सरकार वन के दौरान भी देखा था कि एनएसए लगा, कार्रवाई हुई, बावजूद इसके पेपर लीक ये जो घटना है वो दूर होने का नाम नहीं ले रही है। पेपर लीक लगातार जारी है। यूपी एसटीएफ को इस मामले की जांच सौंपी गई है। जैसे ही एग्जाम की शुरुआत हुई, बोर्ड पेपर्स के लीक होने की खबर भी आने लगी। पेपर रद्द वाले 24 जिलों में एग्जाम रद्द करने पड़े हैं। सर, किस सीरीज का पेपर आउट हुआ और अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? 2 सीरीज के पर्चे आउट हुए हैं। इसकी सूचना प्रातः डीएम और एसपी बलिया को मिली थी और चीज़ें जब मैच की गई तो पाया गया कि ये प्रश्न सचमुच में लीक हुए हैं और इस पे शासन के शीर्ष स्तर से 24 जिलों में जहाँ की इन 2 सीरीज से एग्ज़ाम्स होने थे उनको निरस्त कर दिया गया है तात्कालिक प्रभाव से, तथा सभी बच्चों को इन 24 जिलों में सूचनाएं भेजी जा रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से तथा मीडिया के अन्य माध्यमों से उनको सूचना दी जा रही थी, तथा इसके अतिरिक्त अन्य जनपदों में परीक्षाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। इस पूरे प्रकरण में किसका इन्वॉल्वमेंट है, कौन सा गैंग इन्वॉल्व है, इसके लिए स्थानीय पुलिस के साथ साथ एसटीएफ की भी टीम लगाई गई है और बहुत जल्द ही हम अपराधियों को पकड़ेंगे तथा इस पूरे गैंग का पर्दाफाश करेंगे। तो सर, क्या माना जाए, अभी स्कूल के लेवल से ये पेपर आउट हुआ है या कोई गिरोह लगा हुआ है? इस संबंध में जब तक चीज़ें स्पष्ट नहीं हो जाती अभी कहना उचित नहीं है, लेकिन ये हम आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहेंगे कि इसमें कोई भी व्यक्ति हो वो बख्शा नहीं जाएगा। अब बहुत जल्द ही सही जो मुलजिम है वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। सख्त कार्रवाई पहले भी होती रही, बावजूद इसके नकल माफियाओं पर नकेल लगा पाना फिलहाल तो नामुमकिन ही दिख रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि जिन 24 जिलों में पेपर लीक और अब तक क्या क्या हुआ। पेपर रद्द करने वाले 24 जिलों के डीएम से रिपोर्ट तलब की गई है। हड़कंप प्रशासन में शासन में मच चुका है। प्रिंसिपल डीआईओएस के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं क्योंकि ज्यादातर जगहों पर और मामलों में प्रिंसिपल की बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। यूपी एसटीएफ करेगी अंग्रेजी पेपर लीक केस की जांच। एसटीएफ को जांच की जिम्मेदारी दे दी गई है और साथ ही एक बहुत बड़ा निर्देश दिया गया है कि जो दोषी पाए जाए एनएसए उनके खिलाफ लगाया जाए। सीएम योगी ने पेपर लीक केस का संज्ञान लिया था। इससे पहले भी नकल विहीन एग्जाम यही नारा दिया था बीजेपी की सरकार ने। दोषियों के खिलाफ एनएसए लगाने के निर्देश दिए गए हैं। पिछली सरकार में भी तमाम कोशिश हुई नकल विहीन एग्जाम दिलाने के लिए। पेपर लीक जो माफिया हैं, पेपर लीक कराने वाले, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई पहले भी की गई। कोई भी दोषी हो बख्शा नहीं जाएगा, यह कहना है गुलाब देवी का। माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं, कल ही उन्होंने पदभार संभाला है, लेकिन आज उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती। उन्होंने कहा जो भी हो कार्रवाई होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए जरा वो उन्होंने क्या कहा। जैसे ही हमें जानकारी मिली है कि बलिया में पेपर आउट हुआ है, वैसे ही ये निर्देश दिए गए हैं कि जांच करने के उपरांत जो जो दोषी हैं, चाहे प्रधानाचार्य हैं, चाहे जीआईओएस हैं या संबंधित अधिकारी हैं, उनके सूचना पहुंचाना जरूरी है कि इन जनपदों में परीक्षा निरस्त हो गई है। बलिया, एटा, बागपत, बदायूं, सीतापुर, कानपुर देहात, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, गोंडा, आजमगढ़, आगरा, वाराणसी, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, शामली, शाहजहांपुर, उन्नाव, जालौन, महोबा, अंबेडकर नगर और गोरखपुर, ये आपके 24 जनपद हैं जहां पे परीक्षा निरस्त हुई है, क्योंकि जो पेपर हम लोग को आशंका है बलिया में लीक होने की, उस सीरीज के पेपर इन जनपदों में गए हैं। तो 24 जिलों में एग्जाम रद्द करने पड़े हैं। नई तारीख भी ऐलान कर दी गई है जिस दिन एग्जाम होने हैं।
रद्द किए गए पेपर के। और इधर यूपी में योगी सरकार का बुलडोजर लगातार चल रहा है और इसी कड़ी में लखनऊ में एसपी नेता फहाद के अपार्टमेंट पर बुलडोजर चला है। जानकारी के मुताबिक फहाद का ये घर एलडीए की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था। हजरतगंज इलाके में कार्रवाई हुई है। इससे पहले कल सरोजनी नगर में भी बुलडोजर चला था और अवैध निर्माण को ढहा दिया गया था। लखनऊ से इस वक्त हमारे सहयोगी संकेत मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। संकेत, ताजा मामला बताएं, जो बुलडोजर चला है कौन है? समाजवादी पार्टी के नेता बताए जा रहे हैं और कब से यहां पर निर्माण हुआ था, अब जाकर कार्रवाई क्यों? क्या इससे पहले नोटिस भेजा गया था? देखिए, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की है पुलिस की मौजूदगी में और अभी भी लगातार ये कार्रवाई हम आपको दिखाएंगे, लगातार जारी है। आप देख सकते हैं बुलडोजर अब भी जो तमाम निर्माण है उसको ढहा रहे हैं और यही नहीं, इस पूरी इमारत के आसपास कई बुलडोजर लगाए गए हैं। ये बुलडोजर लगातार निर्माण को ढहा रहे हैं और जो तमाम लखनऊ विकास प्राधिकरण से लगा के जो पुलिस विभाग पीएसी के तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो भी हैं और जो सुरक्षा गार्ड प्राइवेट हैं वो भी हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग है बालू अड्डे स्थित फहाद बिल्डर बताए जाते हैं और ये अवैध तरीके से नजूल की ज़मीन पर ये बिल्डिंग बनाई गई थी। 2016 से ये बिल्डिंग इसका काम चल रहा था और 2017 में जैसे ही योगी सरकार बनी ऐसे अवैध निर्माणों पर कार्रवाई भी तेज हो गई थी। और हम आपको दिखाएंगे नक्शा, यहाँ पर ये नक्शा लेके यहाँ पर जो तमाम लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो इंजीनियर हैं वो अब इस नक्शे को देख रहे हैं। ये वो नक्शा है, इसमें वो पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर ये किसकी चूक हुई है, कहाँ से चूक हुई है और ये इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे खड़ी हो गई। ये बड़े सवाल हैं जिनकी अब जांच होगी और तय तक जो तमाम अफसर एलडीए के हैं, चूंकि मामला इतना हाई प्रोफाइल हो गया है। जी संकेत, तो ये जो कार्रवाई है, संकेत ये जो कार्रवाई है ये बिल्डिंग को गिराने तक ही सीमित रहेगी या उससे आगे भी होगी? क्योंकि बिल्डिंग तो रातों रात खड़ी नहीं हुई, नक्शा पास हुआ होगा, कहीं से किसी अधिकारी की सहमति होगी, रजिस्ट्री हुई होगी, तमाम प्रक्रिया का पालन हुआ होगा ना, तो कार्रवाई तो वहां भी होनी चाहिए। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी बिल्डिंग, ये इमारत खड़ी कैसे हो गई, किन लोगों की सह पर खड़ी हुई। हालांकि जो अभी तक की जांच है उसमें ये सामने आ रहा है कि इसका नक्शा ही पास नहीं था, नजूल की ये ज़मीन थी। लेकिन कौन वो इंजीनियर जो इस इलाके में तैनात थे, उन पर आखिर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? इस तरह की जो तमाम इमारतें हैं वो लगातार खड़ी होती जाती हैं और जब कोई शिकायत होती है उसके बाद जाँच होती है और उसमें पूरा मामला पकड़ा जाता है। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निर्देश दे रहे हैं कि अवैध निर्माण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सभी प्राधिकरणों को सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि पूरे प्रदेश में जितने भी प्राधिकरण हैं वो अपने क्षेत्र में अवैध निर्माणों को चिन्हित करें और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। बिल्कुल, और उसी के तहत ये कार्रवाई हो रही है। ठीक है, आप पूरे एक्शन पर नजर बना के रखिए संकेत, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। इधर ग्रेटर नोएडा में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। यमुना अथॉरिटी ने सीईओ ने कार्रवाई की है। अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर कार्रवाई हुई है। जेवर एयरपोर्ट के नाम पर अवैध रूप से यहां पर प्लॉटिंग हुई थी। गांव झाझर और इनायतपुर में निर्माण भी चल रहा था। 50,000 वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। यहां पर भी चला है प्रशासन का बुलडोजर। ग्रेटर नोएडा जहां पर चला है प्रशासन का बुलडोजर, यहां पर यमुना अथॉरिटी की ये जमीन है। सीईओ ने कार्रवाई की है। अवैध रूप से प्लॉटिंग करके निर्माण की भी शुरुआत हो गई थी। आपको बता दें, जेवर एयरपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया जब से शुरू हुई है, आसपास की जमीन काफी महंगी हो गई और साथ ही यहां पर भू माफियाओं का भी खेल शुरू हो गया। एक एक जमीन कई लोगों को बांटी गई, अवैध तरीके से बेची गई है और कई जगहों पर निर्माण भी शुरू हो गया है। हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, एग्जैक्टली किस सेक्टर में यह जमीन है जहां पर एक्शन हुआ है और पूरा मामला बताएं। देखिए, गांव झज्जर और गांव इनायतपुर है, यहाँ पर कॉलोनाइजर्स हैं, वो अवैध रूप से प्लॉटिंग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जेवर एयरपोर्ट के नाम पे, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट से ये दोनों गांव लगे हुए हैं और ऐसे में जो जेवर एयरपोर्ट का लोगों को बताते थे कि जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, ऐसे में ये जमीन महंगी हो जाएगी, आप अभी इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, और जोर जबरदस्ती करके ये अवैध निर्माण करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं। जिसके चलते जब सीओ को यमुना अथॉरिटी की जानकारी मिली तो उन्होंने मौका मुआयना कराया और उसके बाद ये कार्रवाई की। हिमांशु, अभी तक समझ में आया किसने अवैध रूप से प्लॉटिंग की थी, जमीनों को किसने बेचा था, कौन यहाँ पर निर्माण कर रहा था?
जी बिल्कुल, देखिए वहाँ पे जो लोकल कॉलोनाइजर्स हैं, जो प्लॉट कटिंग करते हैं, वहाँ पे माफिया हैं, उनके खिलाफ उनको फिलहाल हिदायत दी गई है और ये कहा गया है कि अगली बार अगर इस तरीके का देखने को मिलता है तो उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। लोकल कॉलोनाइजर्स हैं जो इस तरीके की लगातार काम कर रहे थे। ठीक है हिमांशु, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। 50,000 वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त करवाई गई है यहाँ पर, अवैध रूप से प्लॉटिंग कर उस पर निर्माण चल रहा था। अगली खबर गाजीपुर से, जहां पर शिक्षा माफिया महेंद्र कुशवाहा की 1.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। साल 2016 में सामूहिक नकल कराने के मामले में ये कार्रवाई की गई। आरोपी की जमीन सदर कोतवाली क्षेत्र के फतेहुल्लाहपुर में है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन लिया है। मनीष सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनीष, फाइनली कार्रवाई हुई है, मामला 2016 का, लेकिन अब पूरी तरह से एक्शन प्रशासन ने लिया। जी देखिए, शिक्षा माफिया महेंद्र कुशवाहा की बेनामी संपत्ति के रूप में ये जमीन की कुर्की की गई है। पुलिस प्रशासन ने 1 करोड़ 15 लाख रुपए की इस जमीन को आज कुर्क कर लिया गया है। वर्ष 2016 में ITI की एग्जाम्स में सामूहिक नकल का एक मामला महेंद्र कुशवाहा के खिलाफ दर्ज किया गया था और उसके बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत भी महेंद्र कुशवाहा के ऊपर केस दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि इससे पहले भी इसकी कई संपत्तियों को पुलिस और प्रशासन ने कुर्क किया था। इसके मकान को कुर्क किया गया था, इसकी कई गाड़ियों को कुर्क किया गया था और एक कुख्यात शिक्षा माफिया है जिस पर आज एक और कार्रवाई की गई है और इसके फतेहुल्लापुर स्थित एक बेनामी संपत्ति को पुलिस प्रशासन ने कुर्क। जी मनीष, महेंद्र कुशवाहा जो कि शिक्षा माफिया है, आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है? शय किसकी इसको कि इतनी बार कार्रवाई के बाद भी बार बार इसके खिलाफ शिकायतें होती रही? देखिए, ये एक बड़ा शिक्षा माफिया है और इसका अपना एक स्कूल चलता है जिसमें इसमें सामूहिक नकल कराता था और इसी सामूहिक नकल को 2016 में पकड़ा गया था और केस दर्ज किया गया था। योगी सरकार पार्ट 1 जब हुआ था उसके बाद से ऐसे माफियाओं के ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही थी और 2017 के बाद से ही लगातार शिक्षा माफिया हो, भू माफिया हो या अन्य तरीके के माफिया हो, अपराधियों उन पर लगातार। ठीक है, तो अब सख्त एक्शन हो रहा है। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए मनीष। एक और बड़ी खबर आ रही है कि पेपर लीक केस में एक्शन जारी है। बलिया से हिरासत में 8 लोग लिए गए हैं। बलिया से 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आज ही पेपर लीक 24 जिलों में एग्जाम रद्द कर देने पड़े और अब 8 लोगों की गिरफ्तारी, हिरासत में लिए गए हैं, पकड़े गए हैं 8 लोग और इन्हें पकड़ा गया है बलिया से। और शंका इस बात को लेकर कि इनका कनेक्शन पेपर लीक से हो सकता है। ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। ऋषभ, ये 8 लोग जिन्हें हिरासत में लिया गया है, ये कौन है? देखिए, एक इसमें कोचिंग सेंटर का मालिक बताया जाता है और 2 लोग शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं और कुछ लोग एक कॉलेज से जुड़े हुए हैं और कुछ लाइटनर टाइप के लोग हैं जो इस तरह का ठेका लेते हैं कि वो पेपर आउट करवा देंगे, बच्चों को पास कराने की गारंटी लेंगे। तो कुल मिलाकर आप ये मान के चले जो कोचिंग वालों का एक नेक्सस और नेटवर्क होता है, 2 सॉल्वर्स का नेक्सस नेटवर्क होता है। शिक्षा विभाग और एक कॉलेज से जुड़े हुए कुछ लोग हैं जिनको शक के आधार पर हिरासत में लिया गया है। STF और बलिया पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। ऋषभ, क्या इन 8 के नाम सामने आ चुके हैं और ये बलिया के ही रहने वाले हैं या बलिया में थे हिरासत में लिए जाने के वक्त और दूसरे जिलों के हैं? अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इसमें 6 लोग बलिया के ही हैं, 2 लोग वाराणसी, एक आजमगढ़ का भी बताया जा रहा है जिनसे पूछताछ की जा रही है और शक के आधार पर ये पूछताछ की जा रही है। लिहाजा भी किसी का नाम पब्लिक नहीं किया जा रहा है। जैसे इस बात की तस्दीक हो जाती है कि इनकी भूमिका है पेपर आउट कराने में, तो कानूनी तौर पर लिखा पढ़ी करके इनको गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद मीडिया को जानकारी दी जाएगी। लेकिन जो शुरुआती शक है उसके आधार पर इनको संदिग्ध माना गया और इनसे पूछताछ जारी है। तो शक के आधार पर इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। धन्यवाद ऋषभ इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और इस वक्त मुख्तार अंसारी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। मुख्तार के गुर्गों की तलाश में है इस वक्त पुलिस। बांदा जेल और उसके आसपास तलाशी ली जा रही है। जेल गेट की गतिविधि सोशल मीडिया पर डालने का ये मामला है। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी ने वीडियो डाला है। पूरे रास्ते मुख्तार के काफिले के साथ चल रहे थे संदिग्ध। बांदा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। डीजी जेल ने भी DIG जेल को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल बीते दिनों जब बांदा जेल से लखनऊ लाया गया था मुख्तार अंसारी को MP MLA कोर्ट में पेशी के दौरान, इस दौरान बांदा जेल से लेकर के लखनऊ MP MLA कोर्ट तक लगातार एक गाड़ी में मुख्तार अंसारी के गुर्गे, अब्बास अंसारी के कुछ दोस्त,
लगातार चल रहे थे काफिले के साथ साथ, और वो वीडियो सोशल मीडिया पर भी आया है, जिसके बाद अब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है। है कि जेल के अंदर से तमाम सूचनाएं हैं जो बाहर जा रही थी। देखिए, प्रथम दृष्टया ये कुछ मीडिया के माध्यम से ये खबर आई है, इस तरह के आरोप लगे हैं। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि बांदा जेल में उस समय 27-28 की रात को जितने भी हमारे कर्मी थे और जो लोग भी थे जेल में, उनकी पूरी लिस्ट, उनके मोबाइल नंबर जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, DIG प्रयागराज रेंज से ये मीडिया के माध्यम से जो समाचार मिला है उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। लेकिन मैं यहाँ 2-3 चीज़ आपको बता दूँ। पहली बात, जेल, बांदा जेल शहर के बीच में है, मार्केट चारों तरफ है। जेल के गेट में कौन सी गाड़ियाँ आ रही हैं वो जेल के बाहर, मेन गेट के बाहर खड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि क्या गतिविधि है, और उसके लिए कोई रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। वो देख सकता है कि DM की गाड़ी है या SP की गाड़ी है। नंबर 2, बांदा जेल CCTV सर्वेलेंस से लैस है। 24 घंटे CCTV कंट्रोल में उसकी मॉनिटरिंग होती है, और ये मैं आपको बड़े पुष्ट आधार के साथ कह सकता हूँ कि मुख्तार अंसारी के पास किसी प्रकार का मोबाइल फ़ोन नहीं है, क्योंकि समय समय पर छापेमारी भी होती है, और जैसा मैंने आपको कहा 24 घंटे निगरानी में है, तो ये संभव नहीं है। लेकिन फिर भी चूँकि मीडिया के माध्यम से ऐसे समाचार आए हैं, हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि पूरी जांच इसकी कर लें, और हम तो जिला प्रशासन से भी अनुरोध करेंगे कि हमारे जितने कर्मी ड्यूटी पे थे उनके सारे मोबाइल नंबर्स उनको उपलब्ध करा देंगे, और अगर हमारा कोई कर्मचारी या अधिकारी दोषी पाया जाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। ये थे DG जेल आनंद कुमार, जो इस बात को एश्योर कर रहे हैं कि जेल के अंदर मुख्तार अंसारी की सुरक्षा में या जेल प्रशासन की सतर्कता में कहीं कोई चूक नहीं हुई है। लेकिन मीडिया की खबरों के बाद DIG जेल प्रयागराज को इस पूरे मामले की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और अगली खबर सहारनपुर से, जहां पर 6 नशा तस्करों ने सरेंडर किया है। मिर्जापुर थाने में पहुंचकर सरेंडर किया है। सरेंडर करने वालों में 5 महिला तस्कर हैं। हाथ जोड़कर नशा तस्करी न करने की इन्होंने शपथ ली। एक ही परिवार के सभी हैं। योगी सरकार के बुलडोजर के डर से सरेंडर का ये दौर भी लगातार जारी है। तो ये इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, एक ही परिवार के ये 6 हैं जिन्होंने सरेंडर किया है, और इनमें 5 महिलाएं हैं। ये नशा तस्कर हैं और इन्होंने सरेंडर किया है, और साथ ही शपथ भी ली है कि अब नशा तस्करी नहीं करेंगे। उधर बस्ती सदर कोतवाली के हरदिया बांसी मार्ग पर पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हो गया है। मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश उमेश को पुलिस ने अरेस्ट किया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पकड़े गए बदमाश के पास से एक अवैध असला, कारतूस, बाइक और 1500 रुपए बरामद। रात में ये सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त थाना क्षेत्र में देखा गया है। जब पुलिस की टीम ने उसका पीछा किया तो उसने अभियुक्त ने पुलिस की टीम पर फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ जब पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई तो अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। इस गोलीबारी में हमारा एक आरक्षी भी घायल हुआ है। दोनों अभियुक्त और आरक्षी दोनों का इलाज सदर अस्पताल में हो रहा है, जहां दोनों की स्थिति खतरे से बाहर है। इस अभियुक्त के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था। इसके पास से एक अवैध तमंचा, एक बाइक और जो इसने डिक्कीबाजी करी थी उसके कुछ रुपए बरामद हुए हैं। उधर नोएडा सेक्टर 36 में साइबर क्राइम थाना ने बड़ी कार्रवाई की और एक नाइजीरियन को गिरफ्तार किया है। मॉरिस स्लीवर नाम के इस शख्स पर 87 लाख रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी का आरोप है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने फेसबुक के जरिए एक महिला को ठगी का शिकार बनाया और हर्बल सीड्स बिजनेस के व्यापार के नाम पर धोखाधड़ी की। पुलिस ने 1 साल बाद मामले का खुलासा किया है। उधर बदायूं में डीएम के आदेश पर खंडसारी मोहल्ले में ढोल नगाड़े के साथ गैंगस्टर एक्ट के वांछित अपराधी शराफत हुसैन की 80 लाख रुपए की संपत्ति पुलिस ने कुर्क की। शराफत हुसैन बदायूं का एक शातिर अपराधी है। उस पर हत्या और हत्या की कोशिश के 7 केस दर्ज हैं। अपराध के जरिए शराफत से लाखों रुपए की संपत्ति अर्जित की शराफत ने, जिस पर प्रशासन ने एक्शन लिया है। सुनवाई के बाद उनकी संपत्ति को कुर्क किया गया है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 80 लाख रुपए है।
और इन लोगों, इस गैंग से जुड़े अन्य लोगों की भी परिसंपत्तियां चिन्हित की जा रही हैं और उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।